हाँ जी, तो गाइस ये रही आपकी न्यूमेरिकल नंबर 5.5 यानी कि प्रॉब्लम। अब आपको पहले ही बताता चलूँ, आपकी ये बुक का एग्जांपल नंबर 6.1 है। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए वो कहता है कि सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर आपको दिया गया हुआ है, हैज़ अ रेजिस्टिव लोड, जिसमें सिर्फ रेजिस्टिव लोड पाया जा रहा है, यानी कि उसमें वो प्योरली रेजिस्टिव है, उसमें इंडक्टिव लोड नहीं है। ठीक है, तो डायग्राम मैंने ऊपर ड्रा कर दी है उसकी। कुछ ख़ास नहीं है लेकिन आपके काबिल है, यानी आप देख के समझ सकते हो क्या क्या ड्रा हुआ है। ठीक है, बस उस हद तक मैंने ड्रा किया है जब जिस हद तक आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरत है। ठीक है जी, तो देखें आगे वो कहता है कि इसमें आपको रेजिस्टिव लोड जो दिया गया हुआ है आर इज़ इक्वल टू 2.4 ओम। तो ये हो गया हमारा R इज़ इक्वल 2.4 ओम। देन देखें वो कहता है कि जो डीसी इनपुट वोल्टेज दिए गए, यहाँ पे हमने डीसी लगाया हुआ है। आपको पता है ये डीसी टू एसी इन्वर्टर होते हैं, तो लिहाजा वीएस हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, वीएस इज़ इक्वल टू 48 वोल्ट। सबसे पहला उसका जो क्वेश्चन था वो था डिटरमाइन कीजिए आरएमएस आउटपुट वोल्टेज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी VO1 पे। अब बच्चों मेरी बात ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। असल में ना यहाँ पे उसने ये वी नॉट RMS हमसे पूछ रहा है, लेकिन उसको नाम दे दिया उसने एक स्पेसिफिक VO1 का। तो यहाँ पे ना आपको समझाने के लिए मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं खींच के लेके जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक नेम से क्वेश्चन हल करके दूंगा, आपको जैसे बुक पे अजीब लग रहा था वैसे ही यहाँ पे अजीब लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक रखूँगा। देखो हम असल में मालूम कर रहे हैं वी नॉट RMS, जिसे एक क्वेश्चनर ने यानी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करने वाले ने स्पेसिफिक नेम दे दिया VO1। ठीक है जी, जो कि बराबर है हमारे पास। हम इसको जब आपने ये स्पेसिफाई कर दिया ना, तो फिर कोई मसला नहीं, आगे जाके आप वी नॉट RMS का इस्तेमाल कर सकते हो, नाम ये लिख के फाइंड आउट कर सकते हो दूसरी चीज़ें जिनका इससे रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो VO1 का फार्मूला क्या था मैं आपको बताता चलूँ। इसका फार्मूला था 0.45 टाइम्स ऑफ VS। ये आपने स्टडी किया था चैप्टर 2 में हमारे साथ, जब हमने सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा था। उसमें आपको याद होगा अनकंट्रोल्ड वाले में 0.45 VS था। तो अनकंट्रोल्ड क्यों था वो, क्योंकि उसमें सिर्फ रेजिस्टिव लोड था। तो वहाँ पे वी नॉट RMS का यही फार्मूला था। अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, ये इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफिक है कि आपको ये चीज़ ऐसे याद रखनी पड़ेगी कि वी नॉट RMS का फार्मूला होगा 0.45 टाइम्स ऑफ VS इन द केस ऑफ सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज इन्वर्टर। जब सिंगल फेज़ के बाद फुल ब्रिज आता है तो वहाँ पे ये 0.9 हो जाता है यहाँ पे। तो आप देखें 0.45 के साथ आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई करना 48 को, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है बच्चों 21.6 वोल्ट। तो लें जी, आपका ए जूस सॉल्व होता है। बी जूस में आपको बताता हूँ वो क्या कहता है। बी जूस में, क्योंकि मेरे सामने इस वक्त बुक ओपन है, ठीक है जी, तो बीच उसमें उसने पूछा हुआ है। देखिए वो कह रहा है द आउटपुट पावर पी नाट, यानी कि हमसे वो कह रहा है आउटपुट पावर निकाल के दो पी नाट मुझे। ठीक है जी, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर बीजूस। तो देखो बच्चों, पी नाट का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पी नाट का हमारे पास फार्मूला था, पी नाट इज़ इक्वल टू, यानी आउटपुट पावर का फार्मूला था वी नाट एवरेज का स्केयर अवर आर, यानी अवर लोड। तो अब ज़रा आपको साफ नज़र आ रहा है, इसके लिए मुझे वी नॉट एवरेज कैलकुलेट करना होगा। तो वी नॉट एवरेज को पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो आपको याद होगा वी नॉट एवरेज का क्या फार्मूला था हमारे पास। वी नॉट एवरेज का फार्मूला था हमारे पास VS/2। अब ये VS/2 क्यों आया, अब देखें ज़रा, ये आपको वैसे नज़र आ रहा है, ये कैपेसिटिव लोड के क्रॉस होते हैं वी नॉट एवरेज। असल में कैपेसिटिव लोड के क्रॉस देखें VS/2, ये आपको शेप में नज़र आ रहा है। ये आपने डायग्राम अगर सही तरीके से इसका कंसेप्ट हमारी वीडियो से लिया हुआ है तो आपको पता होगा कि यहाँ से टोटल सप्लाइड वोल्टेज जाता है जो एक कैपेसिटर के क्रॉस हाफ वोल्टेज छोड़ के जाता है, यानी कि VS/2 सप्लाइड का हाफ। तो ये इसका फार्मूला है वी नॉट एवरेज का। अगर आप इसको वैसे ही याद रखना चाहते हो तो इस तरह से याद रख लो कि सिस्टम के अंदर दो कैपेसिटर हैं तो उनकी एवरेज लेके उसने डिवाइडेड बाय 2 किया, लेकिन ये असल कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि वी नॉट एवरेज का फार्मूला क्या, कैसे याद रख सकते हो। तरीके होते हैं यार हर एक चीज़ को रिमेंबर करने के। अब VS जो है लॉजिक के साथ ऐसे करना चाहिए। VS की वैल्यू आपके सामने 48 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ये 24 वोल्ट आ गए। ठीक है जी, तो देखें वी नॉट एवरेज की मुझे वैल्यू दरकार थी, डैट्स वाई मुझे ये काम करना पड़ा। अब आपके बुक वाले ने उसको वी नॉट एवरेज भी नहीं लिखा हुआ, ये भी आपके लिए काफ़ी कह लें कि रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के भी मैं खिलाफ हूँ, लेकिन चलें जो उनको अच्छा लगे वैसे ठीक है। तो देखें ये आपने मालूम कर लिया, तो ये आती है आपके पास 240 वाट। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं सी जूस की तरफ। अब मैं आपको सी जूस का भी स्पेसिफिक बताता हूँ वो मुझसे क्या कह क्या आ रहा है।
बच्चों उसने आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी जूस में द एवरेज एंड पीक करंट्स ऑफ ईच ट्रांजिस्टर, यानी ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं आपको पता है ये ट्रांजिस्टर होते हैं Q1 Q2, ये आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स 1 या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट 2 में दोनों में पड़े हुए हैं। तो ये Q1 और Q2 आपको साफ पता चल गया, दो ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए बच्चों ड्यूटी साइकिल एक होता है जो कि 100% एक सर्किट के अंदर पाया जाता है। ट्रांजिस्टर अगर दो लगे हैं ना तो इनके अंदर अगर हम ड्यूटी साइकिल को डिवाइड करें ना, यानी कि तकसीम करें दोनों के दरमियान, यानी कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए, तो 50-50% दोनों में आ जाता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये आपके बुक वाले ने इस्तेमाल किया हुआ असल में। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताता चलूँ, उसने हमसे पूछा क्या, उसने बोला है कि ट्रांजिस्टर की जो करंट्स है ना दो टाइप की, एक उसकी पीक करंट IQ पीक और एक उसकी एवरेज करंट, ये आपने उसको मालूम करके देनी है, ये दो करंट्स। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क नहीं डाल रहा, डायरेक्ट हम मालूम करना स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है जी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये दोनों हमने मालूम करनी है। अब इनके फार्मूलाज क्या बन सकते हैं, ये असल में मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। बच्चों देखो, आप उस वक्त तक आई नॉट एवरेज को, यानी कि सॉरी आई नॉट कह गया हूँ, IQ एवरेज को मालूम नहीं कर सकते जब तक आपको IQ पीक ना मालूम हो जाए। IQ पीक कैसे मालूम करेंगे, ये बच्चों काफ़ी सिंपल फार्मूला है, V नॉट एवरेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। कितना सिंपल है देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू पीक पे जाती ही तब है जब आपका एक कैपेसिटर टोटली तौर पे चार्ज हो जाता है, और एक कैपेसिटर जब टोटली तौर पे चार्ज होता है तो उसमें कितना बच्चों वोल्टेज स्टोर होता है, VS/2 स्टोर होता है, ठीक है, वो देखें वो लिखा हुआ है। तो लिहाजा VS/2 ही V नॉट एवरेज है, V नॉट एवरेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करूँगा, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट आ जाएगी, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो देखो V नॉट एवरेज आपके पास कितने आए थे, 24 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमारे पास 2.4 है, तो यहाँ से साफ जाहिर होता है ये 10 एम्पेयर आपके पास आ जाएगी करंट, ठीक है जी। और आपको जैसा कि मैंने बताया IQ एवरेज का क्या फार्मूला होगा, ड्यूटी साइकिल टाइम्स आपको ज़रब देनी होगी बच्चों अपनी करंट को ड्यूटी साइकिल से, ठीक है। जो ड्यूटी साइकिल बनेगा ना D, उससे आपको अपनी करंट पीक करंट को ज़रब देनी होगी IQ पीक, तब जाके आपको ये मालूम हो सकेगी। और मैंने जैसा कि बताया ड्यूटी साइकिल, इसमें आपने ना एक स्टेप पहले ही फाइंड आउट कर लेना है, यहाँ पे ऊपर कर लें या नीचे एक लाइन छोड़ के सी जो स्टार्ट करने से पहले कर लीजिएगा। ड्यूटी साइकिल आपने लिखना है, साइड में लिखना है आपने फॉर ईच ट्रांजिस्टर, यानी कि हर ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना फॉर ईच ट्रांजिस्टर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा 100% डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 50%, क्योंकि दो ट्रांजिस्टर हैं। और परसेंटेज को हटाने के लिए आपको पता है हम 100 से डिवाइड करते हैं, जब इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा ये 0.5 रह चुका होगा, आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा आगे साथ में 0.5। तो 0.5 को हमने ज़रब देनी है 10 के साथ, तो आपको IQ एवरेज मिल जाएगी। तो देखें ये आपको IQ एवरेज की वैल्यू मिल गई, IQ एवरेज आपके पास आ जाएगी 5 एम्पेयर, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक यहाँ तक समझ आ गई है। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका डी जूस के अंदर, वो कहता है डी जूस के अंदर कि आपने मुझे रिवर्स, चले मैं पूरी लाइन ही पढ़ता हूँ। वो कहता था पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज VBR ऑफ ईच ट्रांजिस्टर आपने मालूम करके दे देने हैं। तो बच्चे देखो BR यहाँ पे तो उसने लिखा हुआ है रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज, लेकिन आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। जैसा कि मैं आपको स्टडी करवाता हूँ, मैं आपको कोई भी ऐसा नया वर्ड नहीं बताऊंगा जिससे आप परेशान हो जाओ। हमने VBR पीक फाइंड आउट करना है, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज की पीक वैल्यू, ब्रेक डाउन वोल्टेज की पीक वैल्यू। तो आपको याद होगा ब्रेक डाउन उस वक्त होता है जब हमारी करंट, जब हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो एक स्पेसिफिक सैचुरेशन रीजन से भी बाहर चला जाता है, तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाता है। तो डैट इज़ कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी कि वो एक जिस उस पर जितने वोल्टेज होते हैं वो हमारे ब्रेक डाउन वोल्टेज होते हैं। और इसका फार्मूला बच्चों क्या होगा मैं आपको बताता चलूँ यहीं पर ही। नेक्स्ट स्टेप जो आप इसके नीचे करेंगे वो होगा VBR पीक इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V नॉट एवरेज, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला होता है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज़ इक्वल टू 48 वोल्ट, ये आपके पास आंसर आ गया VBR पीक का। तो देखिए कितना सिंपल है, बस ये आपको परेशान करने के लिए इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। ई जूस की बात करूँ, ई जूस में मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। द एवरेज सप्लाई करंट, यानी कि आपने पहले मालूम की बच्चों एवरेज पीक और एवरेज करंट जो ट्रांजिस्टर में फ़्लो कर रही थी यहाँ पे इस साइड पे। अब वो कह रहा है जो सप्लाई, यानी यहाँ से करंट निकली हमारी बैटरी में से IS, उसकी आपने उसको एवरेज वैल्यू निकाल के देनी है। IS एवरेज आपने निकालनी है, उसको IS भी लिख सकते हो, IS एवरेज भी लिख सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। IS ही लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों पावर आपको पता है
पावर चाहे आप आउटसाइड पे कैलकुलेट करो या इनपुट साइड पे, पावर इक्वल ही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि जितना पावर डिलीवर हो रहा है उतना ही आगे, क्योंकि हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। आइडियल केसेस में क्या होता है, जितना पावर डिलीवर होता है उतना ही आगे सप्लाइड भी होता है, यानी अब्जॉर्ब भी होता है, सॉरी अब्जॉर्ब होता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे उसको कहेंगे कि पी नाट जो है, यानी कि ये आउटपुट पावर और इनपुट पावर आपस में बराबर हैं। तो इनपुट पावर की साइड पे क्या होगा बच्चों, आपको पता है पावर का फार्मूला होता है वी आई, तो इनपुट साइड की जो पावर होगी उसकी जगह हम उसका मतलब कि वी आई का फार्मूला लगा देंगे, वी एस आई एस। ठीक है जी, क्योंकि इनपुट साइड पे आपके सामने ये वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, और ये आपके इनपुट करंट है। यानी मैंने क्या कहा है उसको कि आउटपुट करंट और इनपुट करंट आपस में बराबर, सॉरी आउटपुट पावर और इनपुट पावर आपस में बराबर हैं, लिहाजा मैंने इनपुट पावर की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी, यानी कि उसका फार्मूला पुट कर दिया। अब यहीं से आप आई एस का फार्मूला बना सकते हैं। देखें, आई एस इज इक्वल टू पी नाट डिवाइडेड बाई वी एस। वैल्यूज़ पुट कर लें क्योंकि आपने पी नाट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हुई है। पी नाट हमने यहाँ पे निकाली थी 240 और डिवाइडेड बाय वी एस हमारे पास 48 है, तो देन ये आपके पास 5 ही आ जाती है मेरे ख्याल में, 5 एम्पेयर। चेक कर लेते हैं हम जी, 5 एम्पेयर आती है। ओके हो गया, ये चक्कर है। अब बारी आती है आपकी एफ जूस की, जो आपको काफ़ी परेशान करवाते हैं उस्ताद, क्योंकि ये असल फॉर्म में बताया नहीं गया हुआ ये क्या चीज़ है। बच्चों ये थ्रेशोल्ड है, THD का मतलब होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड वो कहता है मालूम करके दो हमें। तो थ्रेशोल्ड का आपको स्पेसिफिक फार्मूला बताता हूँ। इसका स्पेसिफिक फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ वी नाट एवरेज का स्केयर माइनस वी नाट RMS का स्केयर डिवाइडेड बाय वी नाट RMS होल वैल्यू। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो देखो, अगर आप ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करोगे, आपके बुक वाले ने जैसे सोल्यूशन दिया वही आपको आंसर तो वही मिलेगा, बट आपको ईजीएस्ट फॉर्म में मिलेगा, आपको समझ आएगा कि हमने क्या किया। ठीक है, इस तरह से नहीं जैसे उसने आपसे जान छुड़वाई है आपको समझाने के लिए। वैसे मैंने हिसाब लगाया, यहाँ पे आपकी बुक वाले ने ना थोड़ी सी मिस्टेक की है, जो आंसर आया उसका वो थोड़ा गलत है। ठीक है, चीज़ उसने यही अप्लाई की है, बट देखो उसका आंसर गलत आ रहा है। वो इशारिये का कोई आगे पीछे कर गया हुआ एक हिंसा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसको कैलकुलेट कर लेना, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो। ठीक है, आपके सामने आपको पता है क्या क्या आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। वी नाट एवरेज हमने शुरू में निकाली है 24, तो 24 का स्केयर माइनस वी नाट RMS हमने निकाली है कितनी जी, 21.6, तो 21.6 का स्केयर एंड डिवाइडेड बाय वी नाट RMS जो कि 21.6 ही है। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आता है बच्चों 0.4843। ये मेरे पास आता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 100 से यानी कि मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये आ जाएगा 48.43%। अब आपके बुक वाले ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, वो मेरे ख्याल में मिस प्रिंटिंग है, बिकॉज ये आता ही नहीं है, अदरवाइज कुछ और वैल्यूज़ आती नहीं है। अगर आप उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग भी चलो तब भी यही आएगा। उसने बस VO1 बच्चों V और VO1 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये VO1 और वी नाट RMS एक ही चीज़ है यार, इससे परेशान हो जाओगे। अगर आपको मैंने VO1 के तौर पर इसको समझाया था क्वेश्चन को, तो ये आप परेशान हो जाते। डैट्स वाई मैं आपके क्या लें भले के लिए कर रहा हूँ। अब इसके बाद ना जी जूज़ है, जी के अंदर उसने हमें पूछा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, DF। ठीक है जी, तो DF का जो हमारे पास बच्चों यहाँ पे फार्मूला होता है वो आपने याद रखना है 0.024। ठीक है जी, 0.024 टाइम्स ऑफ VS डिवाइडेड बाय VRMS, ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, वी नाट RMS, यानी कि देखो जब हाफ ब्रिज होगा ना, यानी कि सिंगल फेज़ हाफ ब्रिज, उस वक्त यहाँ पे होंगे 0.024 VS, ये आपने याद रखना है। और जब आपके पास होगा फुल ब्रिज इन्वर्टर, तो उस वक्त यहाँ पे पास बच्चों ऊपर 48 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी होगी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब वैल्यूज़ इसमें पुट करें तो 0.024 मल्टीप्लाई बाय VS की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 48, देन डिवाइडेड बाय आपके पास वी नाट RMS आया था 21.6। इसको सॉल्व करते हैं, आपको ये भी बच्चे इशारिये में मिलेगा, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई देके परसेंटेज में अब यानी कि प्रेजेंट कर सकते हो, ये भी कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ से पड़ता। तो ये मेरे पास आ रहा है बच्चों 0.053। ठीक है जी, ये इतना आ रहा है मेरे पास। तो इसको अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, मैं इसको यानी कि 100 से ज़रब दे दूँगा, 5.3% इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो नहीं जी, ये जी जूस भी आपके सॉल्व होती है। उसके बाद जो एच जूस है ना यार, एच के अंदर मैं काफ़ी स्पेसिफिक वे में इसको समझने की मैंने कोशिश की है।
तो ये काफ़ी मुझे परेशान कर रही थी चीज़, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया आपके लिए। तो इसमें एच-एफ फैक्टर आ जाता है, ठीक है? एक है एच-एफ और एक है एल-ओ-एच। ये जो बच्चों आपका एच जो है ना, जिसमें हमारे पास एक तो एच-एफ है और दूसरे नंबर पे है एल-ओ-एच, ठीक है जी? हार्मोनिक फैक्टर और दूसरा ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मैं आपको वैसे ही रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ अजीब किस्म की इनकी मतलब के फ़ार्मूलाज़ होते हैं। ये अव्वल तो मेरे ख़्याल में अगर एक समझदार उस्ताद साहब से क्वेश्चन पूछे पेपर में तो इस तरह का पूछेगा भी नहीं। और वैसे इनके काफ़ी सिंपल हैं यार, मैं ना थोड़ा आपको अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके आपको समझाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं खुद से तो समझ चुका हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा, ठीक है? बिकॉज़ कोई ऐसा की पॉइंट नहीं ढूँढ पा रहा कि जिससे आपको इसको इतनी एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि आप इसको ईज़िली समझ पाओ। जो हार्मोनिक फैक्टर होता है उसका सिंपल फार्मूला होता है V1 डिवाइडेड बाय VO1। बट VO1 आप जानते हैं, VO1 मीन्स के V नॉट RMS की वैल्यू होती है। तो ये थोड़ा-सा यार होगा आपके लिए डिफ़रेंस, लेकिन आप इसको कोशिश करें, इसको स्किप कर दें अभी के लिए, क्योंकि ये मेरे ख़्याल में तो कोई नहीं, अगर हो सके तो किसी और से समझ लीजिएगा। वैसे ये आपको इनकी डेफ़िनेशन से बताता हूँ थोड़ा बहुत, कि ये कहते हैं कि जो लोवेस्ट ऑर्डर हार्मोनिक होता है ना, एलओएच मतलब कि जो आपको बता रहा हूँ, वो 3% जो है ना ग्रेटर या इक्वल होता है हमारे फंडामेंटल कंपोनेंट के जो हमने हार्मोनिक फैक्टर का निकाला होता है, ठीक है? तो ये आपस में एक-दूसरे के तकरीबन इक्वल आते हैं, जो कि आपके बुक वाले ने 33.3% निकाल के रखा हुआ है, ठीक है जी? तो मैं यार इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, सच्ची बात है, मुझे कोई इसकी समझ नहीं आ रही, दैट्स व्हाई आई स्किप इट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दी एंड करता हूँ, या हमने डिस्टॉर्शन फैक्टर लास्ट में निकाला, ठीक है जी? खुदा हाफ़िज़।